हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? तो बच्चे, आज हम पूरे हफ्ते भर की खबरों को रिवाइज करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, और जो कुछ खबरें हमसे रह जाती हैं उसे भी हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित पोषण कार्यक्रम, इसके तहत आपूर्ति किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल में कौन से पोषक तत्व होते हैं? अब पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फोर्टिफाइड चावल बेचा जा रहा है या फिर पोषण स्कीम के तहत बच्चों को दिया जा रहा है खाने के लिए, उस चावल में होता क्या है, उसमें कौन से पोषक तत्वों की मौजूदगी होती है। तो इससे पहले बच्चे मैं आपको न्यूज़ बता दूं, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, फोर्टिफाइड राइस स्कीम एक्सटेंडेड टू 2028 विद 17,000 करोड़ गवर्नमेंट बैकिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्टिफाइड राइस स्कीम थी सरकार की, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक के लिए। और ये जो फोर्टिफाइड राइस है, इसमें क्या मिलता है, इसमें कौन से पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है? तो बच्चे इसमें एक तो आयरन होता है, ठीक है, फोलिक एसिड इसमें होते हैं, और विटामिन B12। ठीक है, इन पोषक तत्वों से भरपूर ये चावल है, और ये जो है आपका पोषक जो पोषण कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें मिड डे मील स्कीम जो है उसे इंक्लूड किया गया है, और फिर बच्चों को जो मिड डे मील में खाना दिया जाता है उसमें जो है आपका ये वाला चावल दिया जाता है। ठीक है, तो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ये जो है इसमें पाए जाते हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया ओंटा सिमरिया, ये पुल किस राज्य में स्थित है? ओंटा सिमरिया पुल, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ओंटा सिमरिया ब्रिज बचे आपका ये बिहार में है। ठीक है, एक तो आपका ये बिहार में है, 8 किलोमीटर लंबा ये आपका ब्रिज है, NH31 पे जो है इसे बनाया गया है। और ये कौन कौन सी जगह को जोड़ता है? तो ये मोकामा को पटना, ठीक है, मोकामा और बेगूसराय, इन दो जगह को जो है आपका ये जोड़ने का काम करता है। फिर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो आपका ब्रिज है ये कहाँ पे बना है, कौन सी रिवर पे बना है? तो इसे बिहार में बनाया गया है, गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, गंगा नदी के ऊपर जो है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, तो बिहार में है आपका ओंटा सिमरिया पुल, किस नदी के ऊपर? गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, याद रखना बच्चे से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी लंबे समय से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और फाइनली जो है केंद्र सरकार की भी एक तरीके से अप्रूवल इस चीज़ को मिल चुका है कि यहाँ पे केरल स्टेट क्या हो गया है, हमारे देश का पहला फुल्ली डिजिटल स्टेट बन गया है। ठीक है, फर्स्ट फुल्ली डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया कौन बन गया है? केरला बन गया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, आपका ये बन गया है आपका केरल। ठीक है, केरल बन गया है, इसे याद रखना। अगला प्रश्न है, मारबत उत्सव में मारबत नाम के पुतले आमतौर पर इस प्रकार बनाए जाते हैं। पहले तो आपको ये पूछा जाएगा कि मारबत फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। मारबत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का बच्चे जो नागपुर वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे जो है इसे आपका यहाँ पे आपका इसे मनाया जाता है, और नागपुर वाले क्षेत्र में इसे मनाया जाता है। और जो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहे होगा, ये बड़े बड़े जो आपके पुतले होते हैं ना, ये होते हैं आपकी महिलाओं की आकृतियाँ। ठीक है, ये होते हैं आपके लार्ज फीमेल फिगर्स, ये होते हैं आपके बड़ी बड़ी महिलाओं की आकृतियाँ। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि मारबत फेस्टिवल ये नागपुर में मनाया जाता है। ठीक है, और इसे जो है आपका फार्मर्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा। अगला बच्चे, सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों के महिमा मंडन का मुकाबला करने के लिए हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन संस्कार किस राज्य की पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है? ऑपरेशन संस्कार कौन से स्टेट में किया गया है, या फिर कौन से स्टेट की पुलिस के द्वारा किया गया है, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे आपको याद रखना है, ऑपरेशन संस्कार स्टार्ट किया गया बच्चे राजस्थान की पुलिस के द्वारा। ठीक है, राजस्थान की पुलिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में, नए डेप्यूटी NSA के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोगों ने इनका नाम पहले भी बहुत पढ़ा है, अनीश दयाल सिंह। ठीक है, अनीश दयाल सिंह को डेप्यूटी NSA के रूप में नियुक्त किया गया है। एक बच्चे आपका NSA का पद होता है जो वर्तमान में किसके पास में है? अजीत डोभाल जी के पास में है। अब जो है उनकी सहायता करने के लिए डेप्यूटी NSA भी होते हैं, तो उनमें से एक डेप्यूटी NSA हैं आपके मिस्टर अनीश दयाल सिंह। अगला है, अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी और समझ को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल सूर्य विकसित किया है?
AI से बनाया गया इस मॉडल को, ठीक है, नाम इसका सूर्य है, लेकिन इसका भारत से कोई रिश्ता नहीं है। आप लोगों को याद हो बच्चे कि नासा के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नासा के द्वारा इसे जो है आपका बनाया गया है। सूर्य इसका नाम है और ये बेसिकली क्या है, ये AI लेस मॉडल है, ठीक है, और इसका जो मतलब बनाया गया है इसे, इसका उद्देश्य क्या है, मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए। अगला बच्चे बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस चीज़ से था या फिर ये कौन सी चीज़ से जुड़े हुए थे? तो इनको आपको याद रखना है बच्चे, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ठीक है, जो ये अयोध्या का राम मंदिर है ना, वो जो पूरा का पूरा जो केस लड़ा गया था वो इनके द्वारा लड़ा गया था, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ठीक है। तो इससे इनका संबंध है और इसमें इनका क्या हाथ रहा, क्या इनका योगदान रहा, देखना बच्चे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भी जो है इनके डिमाइस पे एक ट्वीट किया गया है, मेंबर ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एंड हेड ऑफ द राज सदन अयोध्या, ठीक है, ये राज सदन अयोध्या के हेड भी रहे, ठीक है। और इन्होंने बच्चे आपका एक बहुत लंबे समय तक, मतलब जब तक आप लोग देख रहे हैं कि जब से ये केस स्टार्ट हुआ है ना, ये चलना आपका स्टार्ट हुआ है, तो बहुत लंबे समय तक जो है इन्होंने इस ट्रस्ट में जो है आपकी अपनी भागीदारी रखी, ठीक है, और इनका संबंध जो है आपका इस ट्रस्ट से है। नाम आपको याद रखना है, बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र। अगला बच्चे, ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB ने पूर्व MPC सदस्य को 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि CRO के रूप में नियुक्त किया है। चीफ रिस्क ऑफिसर इन्हें बनाया गया है। तो बच्चे ये भारत के हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इनका नाम क्या है बच्चे, इनका नाम है राजीव रंजन, ठीक है। भारत के राजीव रंजन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, राजीव रंजन नाम है इनका, ठीक है। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित NDB में नए उपाध्यक्ष के रूप में और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में मिस्टर राजीव रंजन को चुना गया है। वार्षिक सैन्य अभ्यास सुपर गरुड़ शील्ड 2025 का संयुक्त आयोजन निम्नलिखित देशों के द्वारा किया जा रहा है। कौन सी कंट्रीज हैं जिनके द्वारा सुपर गरुड़ शील्ड 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसमें बच्चे आपका एक तो इंडोनेशिया है और दूसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। सुपर गरुड़ शील्ड अमेरिका है और दूसरा आपका इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत करके ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे योग्यता किसने हासिल कर ली है? यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि ग्लासगो 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं बच्चे, ये होंगे आपके ग्लासगो में। ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड की कैपिटल है ग्लासगो, ठीक है। तो वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा और इन खेलों में जो खिलाड़ी हिस्सा लेंगे उनको जो है आजकल क्वालिफाइंग राउंड उनके चलते हैं। अलग अलग खेलों के अलग अलग प्रकार के क्वालिफाइंग राउंड होते हैं जिसमें कि खिलाड़ियों को यहाँ के लिए क्वालिफाई करना होता है। तो भारत की, आप लोग कहेंगे कि भारत के खिलाड़ी ने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनका नाम है मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू इनका नाम है। और इन्होंने क्या जीत करके क्वालिफाई किया है? इन्होंने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप जीत लिया है, ठीक है। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और गोल्ड मेडल के साथ में ही इन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये एक किताब है, ठीक है, ये किताब है और किताब किसके द्वारा लिखी गई है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी बच्चे इसमें जो आपका प्रश्न बनेगा ना, पहले तो राइटर का नाम याद रखना, प्रियवंदा जयकुमार इनका नाम है, ठीक है, प्रियवंदा जयकुमार इनका नाम है। MS स्वामीनाथन के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है द मैन हु फेड इंडिया, ठीक है। और MS स्वामीनाथन कौन थे बच्चे? इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो द मैन हु फेड इंडिया, इतना भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किताब, ये जीवनी किसकी है? तो एक जीवनी है MS स्वामीनाथन की और लिखी किसके द्वारा गई है? प्रियवंदा जयकुमार के द्वारा, ठीक है। अगला है, सुरु ग्रीष्मोत्सव 2025 किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य में सेलिब्रेट किया गया है? अब ये जो बच्चे नाम है सुरु, सुरु यहाँ पे नदी का नाम है, ठीक है। जगह है आपकी लद्दाख, लद्दाख में कारगिल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे नदी बहती है सुरु नाम से और उसी क्षेत्र को सुरु वैली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली अगस्त के महीने में ग्रीष्मोत्सव 2025 मनाया गया, ठीक है। ये खास बात नहीं है, खास बात ये है कि इस बार
अगस्त के महीने में यहाँ पे बर्फबारी हुई है सुरू वैली में, और पहली बार सुरू वैली में जो है आपका गर्मियों के सीज़न में, है ना, मतलब इस सीज़न में उनके लिए तो ये भी गर्मियाँ हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर समय जो है वहाँ पे आपका बर्फ़ से ढका रहता है और हमेशा जो है ज़्यादातर वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नीचे ही रहता है ना। तो इस समय भी जो है वहाँ पे बर्फबारी हुई है, सुरू वैली में पहली बार बर्फबारी हुई है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो है आपका सुरू ग्रीष्म उत्सव 2025 ये मनाया गया। आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुरू नदी कहाँ पे है, तो सुरू नदी बच्चे बाद में जाकर के इंडस में मिल जाती है, इंडस की ही ये आपकी सहायक नदी है, लेकिन ये कहाँ पे है, ये आपका लद्दाख में है, ठीक है। लद्दाख की कैपिटल बच्चे लेह है। लेह पूछा जाएगा कौन सी नदी के किनारे है, तो लेह जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है लेह। अगला है भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म, जिसमें एक बड़ी हड्डी के आकार की संरचना और पत्थर जैसी लकड़ी शामिल है, किस राज्य में खोजा गया है। ये देखिए बच्चे, ये मिला है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपका फाइटोसौर जीवाश्म है, फाइटोसौर फॉसिल है, और ये मिला है आपका राजस्थान में। कहाँ पे मिला है ये राजस्थान में मिला है। और मतलब ये कह सकते हैं कि भारत का जो जुरासिक वर्ल्ड था उसका जो है एक एविडेंस मिल गया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। इंडियाज फर्स्ट फाइटोसौर फॉसिल वॉज अनअर्थ इन राजस्थान, स्पेशली इन अ विलेज नियर जैसलमेर के नज़दीक है। अ फॉसिल 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्पेसिमेन ऑफ अ सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल, ठीक है। ये जो है आपका बच्चे एक सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल का फॉसिल है। किसका है, सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल का फॉसिल है। और ये जो है आपका मतलब इसे रिसेंबल या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो समानता है वो क्रोकोडाइल से की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपका क्रोकोडाइल है इस तरह का, और ये जो है आपका डिस्कवर किया गया है इस टाइम पीरियड का जो फाइटोसौर फॉसिल है, ये जो है आपका मतलब पहला है, ये भारत का जो है पहला इस तरीके का फॉसिल है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे आपका राजस्थान में मिला है। अगला है प्रोजेक्ट आरोहण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले तो ये याद रखना कि प्रोजेक्ट आरोहण किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो NHAI यानी कि आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इसे शुरू किया गया है। और इसमें बच्चे आपका मेन उद्देश्य क्या है, ये जो प्रोजेक्ट आरोहण इन्होंने शुरू किया है इसका उद्देश्य है टू सपोर्ट एजुकेशनल एस्पिरेशन टू ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, ठीक है। तो जो टोल प्लाजा में लोग आपका टोल काटते हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन को एक तरीके से फंड करने के लिए, उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए NHAI के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। अगला है बच्चे प्रमुख बहुउद्देशीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार किन दो देशों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार जो है इसमें भारत के द्वारा हिस्सा लिया गया है, ठीक है। तो मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें आपका इजिप्ट और USA है, दोनों के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। कहाँ पे, मिस्र में, ठीक है, उनके द्वारा होस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे बच्चे आपका लगभग 700 एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स में भेजे हैं, ठीक है। इंडिया भी जो है यहाँ पे मतलब आपका शिरकत करने जा रही। तो ब्राइट स्टार आपको याद रखना है इन दो देशों के द्वारा किया जाता है। अगला बच्चे आपका आयुर्वेद दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आयुर्वेद दिवस हमने किसी एक पर्टिकुलर डेट को मनाया है, फिक्स डेट को मनाया है, और अब से जो है हर साल ये इसी डेट को मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें थीम से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डेट, ठीक है। तो पहले तो थीम पढ़ लेते हैं, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, ठीक है। ये जो है इसके इस बार की जो है आपकी थीम रही थी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ये इस बार की थीम रही, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कब मनाया जाएगा, तो इस साल से सितंबर 23 सितंबर का जो आपका दिन है, ये जो है आपका मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस के रूप में। अच्छा, अब पहली बार ऐसा नहीं है कि भारत आयुर्वेद दिवस मना रहा है, इससे पहले भी 2016 के बाद से, ठीक है, 2016 के बाद से लगातार जो है भारत आयुर्वेद दिवस मनाता है, लेकिन उसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है। वो मनाया जाता है धनतेरस के दिन, है ना। दीपावली से पहले आता है ना धनतेरस, तो धनतेरस का दिन जिस दिन होता था, अब दीपावली जैसे हर साल एक ही डेट को नहीं आती है, उसी तरीके से धनतेरस भी एक ही डेट को नहीं आता है। तो इसीलिए जो है आपका आयुर्वेद दिवस का कोई भी एक पर्टिकुलर डेट नहीं था, लेकिन अब से यानी कि 2025 से इसका एक पर्टिकुलर डेट हमारी सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया है, यह आपका सितंबर 23, ठीक है। और इस बार जो मनाया गया तो इसकी थीम रही लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, ठीक है। याद रखना बच्चे 2016 से ये आपका मनाया जा रहा है, लेकिन पहले ये आपका कब मनाया जाता था, ये मनाया जाता था आपका धनतेरस के दिन। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 की शुरुआत किस राज्य में की है। पहले तो आप एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे, एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 इसका नाम है। इंडियन आर्मी के द्वारा इसे कंडक्ट करवाया जा रहा है और ये आपका हो रहा है असम में, ठीक है। कहाँ पे बच्चे, असम में।
अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ मिलकर के AMCA लड़ाकू विमान के लिए 120 किलो न्यूटन का जेट इंजन विकसित करने के लिए सहयोग कर रहा है? VIP क्वेश्चन है, ठीक है। जेट इंजन बनाया जाएगा इंडिया के द्वारा, किसके साथ में मिलकर के? फ्रांस के साथ में मिलकर के, ठीक है। तो फ्रांस जो है भारत के साथ मिलकर के AMCA लड़ाकू विमान के लिए 120 किलो न्यूटन का जेट इंजन विकसित करने के लिए तैयार हो गया है। अगला है बच्चे, 1200 मेगावाट की कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए जन सुनवाई किस राज्य में आयोजित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से स्टैटिक का प्रश्न बनेगा, आपको पूछा जाएगा कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में डेवलप की जा रही है, ठीक है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। या फिर पूछा जाएगा कि कौन से नदी पे से डेवलप किया जा रहा है। तो बच्चे अगर ये स्टेट पूछेगा तो स्टेट तो आपको कहना है कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। स्टेट तो आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर आपको पूछा जाएगा नदी। तो पहले तो बच्चे ये याद रखना कि यहाँ पे ये काम जो किया है जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह यानी कि लोगों से पूछा गया है उनकी राय कि बताइए ये बनाना है कि नहीं बनाना, ठीक है। लोगों से जो है जनमत संग्रह करके उनसे पूछा गया उनकी राय। ये पूछा किसने है? ये जो आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है आंध्र प्रदेश का, APSPCB, ठीक है, इन्होंने जो है आपका एक पब्लिक हियरिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है ली है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे। द प्रोजेक्ट इज प्लान्ड इन अंजो डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश ऑन द लोहित रिवर, ठीक है। ये जो लोहित नदी है ना बच्चे, ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी में इसका पानी जाता है, तो इसके ऊपर डैम बनाना है या नहीं बनाना है, इसके एक तरीके से एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए यहाँ के लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना बच्चे कि लोहित नदी पर बनाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना। अगला है, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सतत विमानन ईंधन SAF इसकी आपूर्ति हेतु किस एयरलाइन ने इंडियन ऑयल के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहले तो ये याद रखना, एक बच्चे आपका जो विमान में डालने वाला ईंधन होता है ये आपका फ्यूल है, ठीक है। अब ये किस प्रकार का फ्यूल है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इंडियन ऑयल के द्वारा बेचा जाएगा, ठीक है, इंडियन ऑयल के द्वारा बेचा जाएगा। किसे बेचा जाएगा? एयर इंडिया को, क्योंकि इन दोनों के बीच में करार हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो एयर इंडिया है, एयर इंडिया और इंडियन ऑयल के साथ में। अगला प्रश्न है, खावड़ा सौर ऊर्जा परियोजना जहां NTPC ग्रीन ने अगस्त 2025 में 49 मेगावाट क्षमता चालू की है, ये किस राज्य में स्थित है? खावड़ा सौर ऊर्जा परियोजना NTPC का प्लांट है बच्चे, ये NTPC ग्रीन का ये आपका प्लांट है, ठीक है, खावड़ा। और ये है कहाँ पे? आपका गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे है आपका? गुजरात में। खावड़ा सौर ऊर्जा परियोजना NTPC का है गुजरात में। अगला है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये तो आप लोगों ने न्यूज़ भी पढ़ी है, इनका नाम याद रखना, सर्जियो गौर नाम है इनका, सर्जियो गौर, ठीक है, सर्जियो गौर याद रखेंगे, सर्जियो गौर। अगला प्रश्न है, 23वां AIBD महासम्मेलन जिसमें भारत को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, ये किस देश में आयोजित किया गया है? हमने जब इसकी पूरी न्यूज़ पढ़ी थी तो इतना पढ़ा था कि AIBD महासम्मेलन ये इस बार जो है इसके अध्यक्ष के लिए किसे चुना गया है? भारत को इसके अध्यक्ष के लिए चुना गया है, ठीक है। अब ये पूछा है कि इस बार का सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, तो इस बार का सम्मेलन जो है ये थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, थाईलैंड। अगला है बच्चे, डिजी केरल परियोजना के तहत कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो ये है अपना केरला, ठीक है। अब खैर ये तो नहीं पूछेगा आपको कि डिजी केरला मिशन कौन से स्टेट का है, नाम से समझ में आ रहा है कि डिजी केरला परियोजना केरल की ही होगी। लेकिन डिजी केरल परियोजना में इन्होंने क्या उद्देश्य रखा था, कब इसे लॉन्च किया गया था, थोड़ा सा ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चे ये आपका डिजी केरला प्रोग्राम की बात करें तो 2023 में से यहाँ की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था विद द गोल ऑफ एक्सटेंडिंग द डिजिटल रिवोल्यूशन एंड ई सर्विसेज टू ऑल रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, ठीक है। मतलब कि जितने भी नागरिक हैं उन तक डिजिटल सर्विसेज को पहुँचाने के लिए 2023 में ये परियोजना शुरू की गई थी। उसके अलावा इट ऑल्सो बिल्ड्स अपॉन केरलाज अर्लियर अक्षय प्रोजेक्ट विद विच मेड मल्लापुरम द फर्स्ट ई लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ठीक है। इससे पहले जो है आपका ये मतलब जो डिजी केरला प्रोग्राम है ये एक तरीके से एक्सटेंशन है,
ठीक है। एक्सटेंशन कौन से प्रोग्राम का है? यह है आपका अक्षय प्रोजेक्ट। तो अक्षय प्रोजेक्ट एक छोटे स्तर पे चलाया गया, पहले सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए चलाया गया, वो डिस्ट्रिक्ट है आपका मल्लपुरम। मल्लपुरम जो है इस प्रोग्राम को चलाने के बाद में भारत का पहला फुल्ली ई डिस्ट्रिक्ट भी बन गया था, ठीक है, फुल्ली डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बन गया था। उसके बाद में यहाँ पे जब ये सक्सेसफुल रहा, फिर इसे जो है पूरे स्टेट में चलाया गया और उसका नाम रखा गया आपका, क्या नाम रखा गया? डिजी केरलम प्रोग्राम रखा गया 2023 में, ठीक है। तो अभी 2023 से 2025 में हम आ चुके हैं और ये उद्देश्य ने, ये जो आपका प्रोग्राम है इसने अपना एम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसी तरीके से 2025 में हमें मिल गया है हमारा पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य। अगला है बच्चे 2025-26 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी यानी कि AAAI, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? पुनः चुना गया है, इसका मतलब पहले से भी यही थे। इनका नाम क्या है बच्चे? श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी नाम है इनका। इनकी अपॉइंटमेंट हुई है AI के अध्यक्ष के रूप में। अगला है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का कुल मूल्य कितना था? इसमें आपकी दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ की गई जानकारी के अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इसमें आपको बाकी क्या प्रश्न पूछा जाएगा, पूरी न्यूज़ ही हम देख लेते हैं। 7.45 बिलियन, ठीक है, इसका आंसर बचे 7.45 बिलियन और ये भारत सरकार ने बताया है। सी फूड एक्सपोर्ट रिमेन फ्लैट इन 24-25 एट 7.45 बिलियन, इतना जो है हमारा एक्सपोर्ट रहा है 2024-25 के लिए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो कंट्रीज़ जो कि भारत को या फिर भारत के लिए मेजर इम्पोर्टर्स का काम करती हैं, ठीक है। अगर हम बच्चे सी फूड बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई तो हमसे खरीद रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा सी फूड हमसे जो खरीद रहे हैं उसमें आपका US आता है, चाइना आता है, ठीक है। मेजर इंपोर्टर्स ऑफ द इंडियाज सी फूड, हमारे सी फूड को खरीदने वाले सबसे मतलब पहले हमारे जो है पहले नंबर पे हमारे इम्पोर्टर हैं। अच्छा, CISF इन्होंने अपनी पहली महिला कमांडो यूनिट शुरू कर दी है। ये न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी है। अब इसमें आपको एक स्टेप ऊपर करके पूछा हुआ है कि ये यूनिट उन्होंने शुरू की है कहाँ पे, कौन से स्टेट में जो है इनके द्वारा ये यूनिट शुरू की गई है। इसमें आपको बच्चे बताना है कौन से स्टेट में इनके द्वारा ये यूनिट शुरू की गई है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन से राज्य में और कौन सी फोर्स ने किया है? तो CISF ने अपनी पहली महिला कमांडो यूनिट स्टार्ट कर दी है। अगला बच्चे आपका नेक्रोपॉलिटिक्स, ये शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन बनाएगा और करंट का भी क्वेश्चन बनाएगा। आप सभी को पता है ना बच्चे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जगह है जहाँ के लोग पिस रहे हैं या फिर जहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इस युद्ध का प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो जगह है आपकी गज़ा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई जगह गाज़ा देखते हैं आप लोग, है ना। तो गज़ा जो जगह है वहाँ पे बेसिकली खाने के लिए लोग मर रहे हैं। आप लोगों ने कई बार वीडियोस भी देखी होंगी वहाँ से, है ना। गाज़ा में जो है ये जब इस तरीके का संघर्ष होता है बच्चे, आपने भारत पाकिस्तान के बीच में जब संघर्ष हुआ था तो उस समय भी देखा होगा कि जो बिल्कुल बॉर्डर वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो गजा वाला क्षेत्र है वहाँ के लोग जो है सर्वाइव कर रहे हैं। और ये जो आपका शब्द है नेक्रोपॉलिटिक्स, इसका मतलब आपको पूछा जा सकता है कि मतलब क्या होता है। तो नेक्रोपॉलिटिक्स जो है आपका, इसका मतलब होता है द यूज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर टू डिक्टेट हाउ सम पीपल मे लिव एंड हाउ सम पीपल मस्ट डाई, ठीक है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि जब किसी भी पावर के द्वारा, ठीक है, वो पॉलिटिकल पावर हो सकती है, वो सोशल पावर हो सकती है, अगर किसी पावर के ज़रिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि गज़ा में क्या हुआ ना, वहाँ पे बच्चे अब वहाँ पे जो जैसे रोज़मर्रा के जीवन जैसे वहाँ पे चलता था वैसे तो नहीं चलता है ना। अभी जो है आपका वो दोनों तरफ से एक तरीके से, वहाँ से भी फ़िलिस्तीन की तरफ से, गज़ा यहाँ पे इजराइल की तरफ से जो भी आपके चीज़ें हो रही हैं, संघर्ष में जो भी चीज़ें एक दूसरे पे हमला किया जा रहा है, तो यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपका गज़ा के जो लोग हैं उनको खाना के लिए, आप लोगों ने वीडियोज़ भी देखेंगे, बहुत सारी वीडियोज़ जो है इसकी वायरल हुई थी कि खाना लेने के लिए जो है लाइनों में लगना पड़ रहा है, उसके बावजूद जो है उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो अभी जो है मतलब जो खाना दे रहे हैं इजराइल की सरकार, उनके हाथों में है कि वो किसे खाना देना चाहते हैं, किसे जीवित रखना चाहते हैं और किसे नहीं रखना चाहते हैं, है ना। तो वहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है गज़ा का, उसके बाद में जो है ये शब्द आपका थोड़ा चर्चाओं में आया है, ठीक है। अब ये शब्द जब चर्चाओं में आया तो ये प्रश्न आपको पूछा गया है कि ये किसके द्वारा दिया गया शब्द है, ये जो शब्द है आपका ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो इससे बच्चे इनका नाम थोड़ा सा याद रखना है आपको, इनका नाम है अकिल एम्बेबे, ठीक है।
अकिल एम्बेबे इनका नाम है, इनके द्वारा जो है आपका ये सबसे पहले शब्द दिया गया था। शब्द है आपका नेक्रोपॉलिटिक्स, और नेक्रोपॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि यूज़ ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर, ठीक है, अपनी राजनीतिक या फिर सामाजिक शक्तियों का इस्तेमाल करके यह डिसाइड करना कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा याद रखना कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये ग्लोबल अटेंशन इसने इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिविलियन है जो मर रहे हैं भूख के कारण, जो मर रहे हैं खाना ना मिलने के कारण, उसके बाद में जो है आपका ये चर्चाओं में आया है, ठीक है। तो अकिल एम्बेबे के द्वारा ये सबसे पहले इस्तेमाल किया गया शब्द है। अगला बच्चे ग्लैंडर्स रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है। अब इसका भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द जो है आपका क्यों पूछा गया है, ये जो बीमारी है इस बीमारी को आपको क्यों पूछा गया है। तो बच्चे जो ग्लैंडर्स रोग है ना, इसके लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज इशूड द रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान ऑन ग्लैंडर्स। तो जो ग्लैंडर्स हैं इसके लिए जो है आपका नेशनल एक्शन प्लान, ये जो है आपका एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा रिवाइज करके दोबारा से रीलॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे जो ग्लैंडर्स रोग है बच्चे, इसके लिए जो है आपका उत्तरदायी है एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है बर्क होल्डेरिया मेलेई। बर्क होल्डेरिया मेलेई इसका नाम है, और इसके कारण जो है आपका ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है गधों में, घोड़ों में, खच्चरों में, है ना, लेकिन बाकी जानवरों में भी हो सकती है और इवन इंसानों में भी हो सकती है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को याद होगा, हमने गाय भैंसों में जो मवेशी होते हैं, पालतू मवेशी, उनमें एक रोग देखा था लंपी डिजीज़ करके, है ना, जिसमें हमने देखा कि स्किन पे जो है आपका गांठें बन जाती है ना, इस तरीके से जो है आपकी गांठें बन जा रही हैं। तो सिमिलर जो है उसी तरीके की ये बीमारी है, ठीक है, और ये इवन इंसान में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करता है बैक्टीरिया, वो करता है घोड़े की नस्ल वाले जो जानवर होते हैं उनको, ठीक है। तो इसका बैक्टीरिया याद रखना, बर्क होल्डेरिया मेलेई जो है बैक्टीरिया है, बीमारी का नाम है ग्लैंडर्स, और इसको खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने दोबारा से एक रिवाइज एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया है। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान का विकास किस देश में किया गया था, या फिर पूछा जाएगा ये हमने कहाँ से खरीदे थे, तो हमने इन्हें खरीदा था रसिया से, ठीक है, सोवियत संघ यानी कि रूस। अगला बच्चे, राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क के लिए नोडल प्राधिकरण कौन सा मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम। एक और नेशनल नेटवर्क है ये, राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क नाम है इसका, ठीक है, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो है आपका मंत्रालय है जो कि इस नेशनल प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। अब एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है इसका पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क अंडर द बायो E3 पॉलिसी, ठीक है, बायो E3 पॉलिसी मार्किंग अ स्टेप टुवर्ड्स इंडिजिनस बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोजेक्टेड बायो इकोनॉमी टारगेट ऑफ $300 बिलियन बाय द 2030, कि 2030 तक हमारी जो बायो इकोनॉमी होगी वो लगभग $300 बिलियन की हो जाएगी 2030 तक, ठीक है। और इसमें आपका बेसिकली क्या करना है, बायो E3 पॉलिसी है ना, इसी के अंडर में जो है आपका नेटवर्क आपका शुरू किया गया है। तो बच्चे इसको थोड़ा सा याद रखना। अभी भारत सरकार ने जो अपने इनिशियल जो 6 बायो फाउंडर्स बनाए हैं उनमें से आपका एक तो है यहाँ पे नई दिल्ली में, एक आपका हरियाणा में, एक आपका पंजाब में, एक आपका फरीदाबाद में, एक आपका मुंबई में, एक आपका पुणे में है। तो टोटल जो है आपके 6 बायो फाउंड्रीज बनाए गए हैं पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, और इसे जो है आपका बायो E3 पॉलिसी के अंडर में लागू किया गया है, ठीक है, याद रखना बच्चे इसे, ठीक है, नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा ये चलाया जाएगा। अगला बच्चे, डूरंड कप 2025 ये कौन सी टीम ने जीत लिया है, डूरंड कप 2025 ये कौन सी टीम के द्वारा जीता गया है, तो ये है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा 2025 का डूरंड कप जीता गया है। 2025 में अब तक के सबसे बड़े सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास को शुरू करने के लिए किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में साझेदारी की है, तो हमने इनिशियली पढ़ लिया इसे इंडोनेशिया। अमेरिका और इंडोनेशिया दोनों के द्वारा कंबाइनली इसे किया जाएगा। अगला बच्चे, कौन सी राज्य सरकार 1 सितंबर 2025 से हेलमेट नहीं ईंधन नहीं सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने जा रही है, तो ये है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश की सरकार, ठीक है, हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं। आप जाएंगे पेट्रोल पंप पे बिना हेलमेट के तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
किस कंपनी ने 2025 में नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलने की योजना की घोषणा की है? ये प्रश्न आपको उल्टा भी पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि ओपन एआई जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, कि ओपन एआई ने अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलने के लिए कौन सी जगह को चुना है? तो दिल्ली। ठीक है, इनका पहला बचे आपका इंडिया में पहला कार्यालय, पहला ऑफिस जो इनका खोला जाएगा कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए बच्चे, आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे। और रिसेंटली जो है आपका एसएससी वगैरह तो आप लोगों को पता ही है, एनएचपीसी की वैकेंसीज आई हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं भरेंगे इस फॉर्म को। ठीक है, तो प्रिपरेशन अगर आप लोगों को करनी है तो मेक इट इजी मैकेनिकल, ठीक है, मेक इट इजी मैकेनिकल पे आपको जाना है, मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके लिए जो है आपका एक डेडिकेटेड बैच है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो बच्चे सिर्फ एनएचपीसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही उसमें है, तो आप लोग जो है वहाँ से अपना बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एसएससी आरआरबी जेईई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो हम लोग करवाते हैं। ठीक है, लेकिन पीएसयू में आपका एनएचपीसी जो रिसेंटली अभी इसकी वैकेंसीज आई है, आई होप अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके पहले फुल नोटिफिकेशन देखना, उसमें देखना है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, और एलिजिबल अगर हैं तो फिर जो है भरने से नहीं चूकना है बच्चे। ठीक है, और फिर आपको करनी है प्रिपरेशन। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे फिर मंडे को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।